कल के लेक्चर में हमने सीखा कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। फिर मन में सवाल आया कि ऐसा कहते हैं कि जो अलील पॉपुलेशन में स्टार्टिंग से होता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, उसी को वाइल्ड टाइप अलील कहते हैं। वाइल्ड मतलब डोमिनेंट एक तरीके से समझो, मतलब वो फंक्शनल अलील है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर अलील आया और वो स्टार्टिंग से ही नॉन फंक्शनल है, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर वो आया क्यों, आया ही क्यों? अगर आया तो काम करने आया होगा स्टार्टिंग। तो फिर बाद में उसे नॉन फंक्शनल एलील कैसे बनते हैं? तो मैंने कहा म्यूटेशन से बनते हैं साहब। अब ये म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन एक पूरा डिटेल प्रोसेस, एक फिनोमिना है जो मैं आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। लेकिन म्यूटेशन से जो नए एलील बनते हैं इसमें 4-5 प्रकार की प्रोबेबिलिटी है कि किस किस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन प्रोबेबिलिटी को हाईलाइट करता हूं। ठीक है, देखो पहले क्या है कि नॉर्मल एलील है, ये ओरिजिनल एलील है जिसको आप बोलोगे अनमॉडिफाइड एलील या वाइल्ड एलील, उसी को बोल रहे हैं वाइल्ड एलील। अगर एलील नॉर्मल है तो मुझे बताओ वो प्रोटीन भी तो नॉर्मल ही बना रहा होगा, उसका एंजाइम जो बन रहा होगा उस प्रोटीन से वो भी नॉर्मल होगा। और अगर एंजाइम और प्रोटीन नॉर्मल बन रहा है तो उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ रहा होगा वो भी नॉर्मल होगा और वो डोमिनेंट फॉर्म होगा फिनोटाइप। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कल को इसमें हो रहा है म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गया जी। तो म्यूटेशन होने के बाद बना मॉडिफाइड एलील, या इसको आप बोलते हो म्यूटेंट एलील। मॉडिफाइड या म्यूटेंट एलील। अब ये जो म्यूटेशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है इस पे डिपेंड करता है कि ये म्यूटेंट एलील किस प्रकार का बनेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर बाय चांस ऐसा म्यूटेशन हुआ कि प्रोटीन चेंज नहीं हुआ, आप कहोगे म्यूटेशन क्या है, तो मैं आपको म्यूटेशन एक शॉर्ट में बताता हूँ। ये जो जीन होता है ना, जीन जो डीएनए का सेगमेंट होता है जीन, उसमें ना न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जैसे एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ऐसे इस टाइप से। ये सब मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होता है ना कि उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड बनाता है, जीन में कोड होता है। उस कोड से एक ट्रिपलेट, जैसे यहाँ पे 3 कोड है ना, मतलब 3 डिजिट का कोड है ना, ट्रिपलेट कोड, ऐसे ही ट्रिपलेट mRNA बनता है। ये तो क्या था, डीएनए का सेगमेंट जीन, इससे क्या बना, mRNA। फिर इस ट्रिपलेट एमआरएनए कोडोन से एक सिंगल अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, अब क्या है कि मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा चुका हूं, मैं बस रिकैप करा रहा हूं आपको कि एक सिंगल अमीनो एसिड को, जैसे एक ये सिंगल कोड रीड कर रहा है, एक सिंगल कोड ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को सामने ला रहा है, फिर ऐसे ही आगे कई सारे कोड होंगे। एक कोड ये यहाँ पे होगा, एक कोड ऐसे यहाँ होगा, तो एक अमीनो एसिड यहाँ आएगा, एक अमीनो एसिड यहाँ आएगा, और ऐसे ही अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कल को म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन पक्का हुआ, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो आना था न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में वो नहीं आया, कुछ और आ गया। तो कुछ आया तो म्यूटेशन तो हुआ है। म्यूटेशन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का चेंज हो जाना, और वो चेंज एक्चुअल में यहाँ पे हुआ। यहाँ पे जो चेंज हुआ उसकी वजह से वो यहाँ पे भी नया पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड आने लगा एमआरएनए में, क्योंकि यहाँ पे वो टी रहा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ नया आया ना वो आएगा। तो अब मामला ये हुआ कि कोडोन नया तैयार हुआ, एमआरएनए का नया कोडोन तैयार हुआ। तो उसके बिहाफ पे अब जो पहले अमीनो एसिड आता था तो अब वो नया आना चाहिए, लेकिन बाई चांस नया जो आया वो वही अमीनो एसिड रहा जो पहले आता था। तो बोलोग ऐसा कैसे हो गया? तो सुनो, क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन रीड करता है, एक से अधिक कोडोन एक सिंगल अमीनो एसिड को रीड कर सकता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। चूंकि एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन रीड कर सकता है, तो मुझे बताओ कि कल को यहां से पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हटा और एक नया कोडोन तैयार हुआ, और वो कोडोन भी उसी अमीनो एसिड को रीड करता है जो पहले अनमॉडिफाइड कोडोन रीड करता था। तो मुझे एक बात बताओ, म्यूटेशन होने से भी क्या प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, सेम प्रोटीन बन जाएगा, सेम एंजाइम बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी तो सेम ही रह जाएगा। तो इस केस को आप क्या बोलोगे? इस केस को आप बोलोगे सेम सेंस म्यूटेशन। सेंस नहीं बदला ना, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं बदला ना, सेंस सेम रह गया, सेम सेंस म्यूटेशन। लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि जो म्यूटेंट एलील बना है, मॉडिफाइड एलील बना है, वो पर्टिकुलर एलील अब उस तरीके का एंजाइम नहीं बना पा रहा है, जो भी नया एंजाइम बन रहा है वो लेस एफिशिएंट है, वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन पहले जैसा नहीं दे पा रहा है। तो इसमें दो बात होती है कि एक तो साफे बेकार एक्सप्रेशन दे रहा हो, तो अगर बिल्कुल बेकार एक्सप्रेशन दे रहा है तो उसको रिसेसिव कैटेगरी में हम डाल देंगे। एक ये कि पहले जैसा नहीं दे रहा है लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा,
काम करने के काउंट में आएगा। हाँ ठीक है, जो ओरिजिनल एलील था उसके जैसा काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ काम कर रहा है, हाँ ठीक है। तो डिपेंड कि वो कितना लेस एफिशिएंट है, इस बिहाफ पे आप उसको डोमिनेंट की कैटेगरी में भी रख सकते हो, आप उसको रिसेसिव की कैटेगरी में भी रख सकते हो। डिपेंड ये करता है कि वो कितना ज्यादा लेस एफिशिएंट हो गया है। लेकिन इतना तो बात पक्का है ना कि कुछ मिसिंग हुआ है, या तो बहुत कुछ मिस हुआ या तो थोड़ा सा मिस हुआ। मिस तो हुआ है, एफिशिएंसी में मिसिंग हुआ है, इसलिए ऐसे म्यूटेशन को बोलेंगे मिस सेंस म्यूटेशन। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है कि एंजाइम तो बना, प्रोटीन बना, एंजाइम भी बना आफ्टर म्यूटेशन, नए एलील जो बने उससे एंजाइम भी बना, प्रोटीन भी बना, प्रोटीन भी बना, एंजाइम भी बना, लेकिन वो एंजाइम एक्टिव नहीं हुआ, वो एंजाइम फंक्शनल नहीं हुआ। तो जब फंक्शनल ही नहीं हुआ तो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो आना नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो उसी से आएगा ना। कोई पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन में जब वो भाग लेगा, तो अगर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन बना ही नहीं तो मिनिमम एक्सप्रेशन आना था, वो आया। इसका मतलब अब वो रिसेसिव फॉर्म लेके आएगा, ओरिजिनल फॉर्म नहीं आया। एक केस ये भी हो सकता है कि डीएनए में, जीन में ऐसा म्यूटेशन हुआ कि एमआरएनए तो बना और उसके बाद फिर प्रोटीन बना ही नहीं, अमीनो एसिड ही नहीं बना, प्रोटीन आया ही नहीं, प्रोटीन बना ही नहीं, एंजाइम बना ही नहीं, ये तो बहुत सबसे गड़बड़ बात हो गई। तो उसको आप बोलोगे नॉनसेंस म्यूटेशन। यानी कि अगर म्यूटेशन के बाद सेम प्रोटीन बन रहा है, सेम एक्टिविटी चल रहा है, सेम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे सेम सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन के बाद प्रोटीन बना ही नहीं तो उसको बोलोगे नॉनसेंस। म्यूटेशन के बाद प्रोटीन तो बना लेकिन एक्टिव नहीं हो पाया एंजाइम, तो मिस सेंस, क्योंकि एक्टिविटी मिस हो गई। प्रोटीन बना है, नॉनसेंस मतलब क्या होता है, साफ ही निगेटिव कर देना। प्रोटीन तो बना है, एंजाइम भी बना है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, मिस सेंस। और एक और केस बनेगा मिस सेंस का, जहां पर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा। तो अब आप बोलेंगे कि सर जो सेम सेंस म्यूटेशन हुआ तो उस टाइम इस एलील से जो एक्सप्रेशन रेगुलेट हो रहा होगा वो डोमिनेंट फॉर्म होगा, क्योंकि पहले भी डोमिनेंट ही था, अभी भी डोमिनेंट ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया। और जो सर नॉन सेंस वाला है, चूंकि वहां पे एंजाइम ही नहीं बना था, वो तो रिसेसिव होगा पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बचा इन दोनों का। तो सर जो मिस सेंस, ऐसा मिस सेंस जहां पर एंजाइम बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, तो वो भी रिसेसिव केस नहीं आएगा, उसमें भी ओरिजिनल फिनोटाइप नहीं आया। लेकिन सर जो लेस एफिशिएंट एंजाइम बना है, कितना लेस एफिशिएंट है या बहुत ज्यादा लेस एफिशिएंट है, तब तो उसको रिसेसिव के कैटेगरी में डालेंगे। और थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है, डोमिनेंट के आसपास है, तो उसको डोमिनेंट में डाल सकते हैं। ये पूरा बात जो मैंने बोला, इस तरीके से नया एलील बनता है, किसी भी पर्टिकुलर जीन का नया वेरिएंट बनता है। और ऐसे होता है पॉपुलेशन में नए नए एलील का एडिशन। और ये बात आपकी एनसीईआरटी में समराइज वे में लिखा हुआ है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको एनसीईआरटी का समरी यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है एनसीईआरटी का समरी। और एनसीईआरटी क्या कहती है, गौर से सुनना, कि कोई अगर फंक्शनल डोमिनेंट एलील है, फंक्शनल एलील का मतलब क्या, डोमिनेंट, कल भी बोला था मैंने, फंक्शनल एलील का मतलब डोमिनेंट। तो इन जनरल क्या होता है कि अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो इन जनरल नॉनसेंस म्यूटेशन ही होता है। मैंने आपको बोला था म्यूटेशन मोस्टली हार्मफुल। तो जो नए एलील बनते हैं वो नॉन फंक्शनल एलील हो जाते हैं और रिसेसिव फॉर्म आता है कैरेक्टर का। तो जनरली ऐसा ही होता है म्यूटेशन में। लेकिन कई बार जनरली ये भी होता है कि मिस सेंस म्यूटेशन, ऐसा मिस सेंस हुआ कि लेस फंक्शनल एलील बना, पहले फंक्शनल था, लेस फंक्शनल, यानी कि पहले डोमिनेंट फॉर्म आ रहा था, अब वैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ जा रहा है कि बस कैरेक्टर बन रहा है, लेकिन इतना भी नहीं बन रहा है कि उसको काउंट करें डोमिनेंट, तो लेस फंक्शनल। कई बार, रेयरली ऐसा भी होता है, समटाइम्स, मैंने आपको कल भी बोला था कि म्यूटेशन के बाद जो नया एलील बना वो पहले वाले से भी बढ़िया काम करने लगा। ऐसा समटाइम्स ही होता है, पहले वाले से भी बढ़िया काम करने लगा। तो देखो, जो पहले फंक्शनल था उसको आप डोमिनेंट कह रहे थे, लेकिन बाद में जो म्यूटेंट एलील बना वो तो औरों काम करने लगा, तो अब वो कहलाने लगा डोमिनेंट आफ्टर म्यूटेशन। और जो पहले डोमिनेंट कहला रहा था, अब वो कहलाने लगा, वो क्या कहलाने लगा, रिसेसिव। जो पहले कहला रहा था, बिफोर म्यूटेशन कहला रहा था डोमिनेंट। ऐसा समटाइम्स ही होता है। और पता है, रेयरली एक चीज और होता है कि फंक्शनल एलील से इक्वली फंक्शनल एलील बने, ये तो काफी रेयर होता है, जिसको मैंने कहा सेम सेंस म्यूटेशन। अच्छा, इस म्यूटेशन को क्या नाम दोगे, इसको आप बोल सकते हो बेनिफिशियल म्यूटेशन। बेनिफिशियल, पहले से भी बढ़िया एलील बन गया ना, बेनिफिशियल म्यूटेशन। यानी कि इतने सारे केसेस हैं कि म्यूटेशन होगा डोमिनेंट एलील में, फंक्शनल एलील में, तो क्या क्या हो सकता है। लेस फंक्शनल एलील बन सकता है, मोर फंक्शनल एलील बन सकता है, इक्वली फंक्शनल एलील बन सकता है। ये सारे केसेस हैं कि फंक्शनल एलील में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा। यानी कि ज्यादातर केसेस तो यही है, केवल इस वाले केस को छोड़ दो,
ये भी कभी कभी होता है, और इस वाले केस को छोड़ दो, ये भी कभी कभी होता है। इस दोनों केस में तो नया फॉर्म जो आएगा वो रिसेसिव ही आएगा ना, इसीलिए कहते हैं म्यूटेशन इज जनरली हार्मफुल। और मैंने कल भी बोला था, एक अच्छा खासा काम करने वाले एलील को आप उंगली करोगे म्यूटेशन करा के, तो ज्यादातर उम्मीद यही है कि वो अब और बेकार काम करे, ज्यादातर तो चांस यही है। सो दैट म्यूटेशन इज मोस्टली हार्मफुल। बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये पूरा पेज का आपको हर कंटेंट समझ में आना चाहिए, तब जाके बात बनेगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। अभिषेक? नो सर। तुमको हमेशा कभी कोई डाउट नहीं होगा, तुम क्लासे नहीं करते हो, कैमरा ऑन करके ऑफ करके भाग जाते हो। इसमें किसी का नुकसान नहीं है बउआ, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, केवल तुम्हारा नुकसान है, ना तुम्हारे गार्जियन का ना मेरा। इसमें केवल तुम्हारा नुकसान है, तुम जितना होशियार बनते हो ना उतना हो तो नहीं। हाँ सृष्टि को डाउट है? विवेक? नो सर। राजेश्वरी? सर ये जो नेगेटिव म्यूटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट हम लोग कम कर सकते हैं मतलब किसी भी तरीके से? किसका किसका? ये वाला ऊपर वाला दोनों? सर जब सर ऊपर वाले में सर जब यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल हो जाता है मतलब रिसेसिव कैरेक्टर शो करता है, अरे यही तो मैंने जो क्या घेरा इसको लगाया किसी तरीके से हम लोग अरे यार मैं जो पूछ रहा हूँ यस और नो में जवाब दो। मैंने जो घेरा लगाया इसके बारे में बात कर रहे हो कुछ और? यस सर। हाँ तो अब बोलो क्या बोलना यही चाह रहे पूछ रहे हैं। हाँ सर जैसे कि ये रिसेसिव कैरेक्टर शो करने लगता है तो किसी तरह से इसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है सर, मतलब इसके फंक्शन को चेंज कर सकते हैं? इसके लिए तुमको म्यूटेशन पढ़ना चाहिए था, जब मैंने म्यूटेशन पढ़ाया था तभी बता दिए थे बात, ठीक है? और ये बात मैं पूरा उस टाइम भी पढ़ाया था। इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं आप, म्यूटेशन जो नेचुरल हो रहा है उसको आप नहीं रोक सकते हैं, आर्टिफिशियल हार्मफुल म्यूटेशन को आप रोक सकते हैं। आप म्यूटाजेन के कॉन्टेक्ट में मत आइए, क्योंकि म्यूटेशन जब भी होता है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि रिसेसिव ही होगा। तो आप क्योंकि ये वाला जो भी है ये वाला जो है आपके हाथ में नहीं कि वो बेनिफिशियल होगा कि यूजफुल होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आप म्यूटाजेन के कांटेक्ट में ही मत आइए, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा। यही तरीका है हार्मफुल से बचने का, और कोई तरीका नहीं है। हाँ और बोलो। यस सर। हाँ तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टर्मिनोलॉजी पर। ये आपका एक डिफरेंट सेक्शन था, हम लोग की डिफरेंट डिस्कशन था जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको यहाँ डिस्कस किया। अदरवाइज इसको मैं पूरा डिटेल में पूरा वहां पे भी पढ़ा चुका हूँ म्यूटेशन में, ठीक है?